बाजार में फूल बेचती एक मासूम लड़की, मगर जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, पुरस्रार ताकत उसे बचा लेती है। क्या वो अपनी तकदीर जान पाएगी? Welcome to Fairy Wayne. गांव की फिजाओं में शाम की उदासी फैल रही थी जब हैदर के घर से रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं। राबिया की पैदाइश को अभी चंद ही दिन हुए थे कि उसकी माँ सकीना इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई। हैदर के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर अब उसकी निशानी सिर्फ ये नन्ही सी जान थी जो बेखबर अपनी माँ की गोद तलाश कर रही थी। हैदर की बहन नबीहा, जो खुद गर्ज और हासिद औरत थी, उसने शुरू दिन से ही राबिया को मनहूस करार दे दिया। देखो भाई, इस लड़की के कदम पड़ते ही मेरी भाभी चली गई। ये मनहूस है, ये इस घर के लिए बर्बादी लाएगी। नबीहा अक्सर जहर उगला करती। नबीहा का दिल काला था। वो चाहती थी कि हैदर की जायदाद पर उसका कब्जा रहे और राबिया उसके रास्ते का कांटा थी। वक्त गुजरता गया। राबिया 2 साल की हो गई, मगर उसे कभी बाप की वो मोहब्बत ना मिली जिसकी वो हकदार थी। नबीहा ने गांव भर में ये बात फैला दी थी कि राबिया की वजह से गांव पर मुसीबतें आएंगी। कभी फसल खराब होती या कभी कोई मवेशी मर जाता, नबीहा उसका जिम्मेदार राबिया को ठहराती। एक रात गांव में शदीद तूफान आया। नबीहा ने हैदर के कान भरना शुरू कर दिए। हैदर, अगर तुमने इसे आज ही यहाँ से ना निकाला तो कल पूरा गांव हमें जला देगा। लोग उसे जंगल छोड़ आने का कह रहे हैं। हैदर, जो वहम और खौफ का शिकार हो चुका था, एक टूटे हुए दिल के साथ राबिया को उठाया और घने जंगल की तरफ चल पड़ा। राबिया अपने बाप की उंगली पकड़े मासूमियत से चल रही थी। उसे क्या पता था कि उसका मुहाफिज ही उसे मौत के मुंह में छोड़ने जा रहा है। जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के पास हैदर ने राबिया को बिठाया और उसे वहीं छोड़कर रोते हुए वापस भाग गया। नन्ही राबिया अंधेरे में अकेली रह गई। दरिंदों की आवाज़ें गूंज रही थीं, मगर तभी एक अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया। झाड़ियों से एक अजीमुल शान काली नागिन बरामद हुई। राबिया खौफ से रोने लगी, मगर नागिन ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी फन से साया कर लिया। ये वही नागिन थी जिसकी जान बरसों पहले सकीना, राबिया की माँ ने एक शिकारी से बचाई थी। एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया था। नागिन सारी रात इस बच्ची के गिर्द हिसार बांधे पहरा देती रही। अगली सुबह फूलों का सौदागर बाबा फजल, जो जंगल से नायाब जड़ी बूटियां और फूल इकट्ठे करके शहर में बेचता था, अपनी बीवी ज़ैनब के साथ वहां से गुजरा। उनकी अपनी कोई औलाद न थी। जब उन्होंने झाड़ियों में खूबसूरत बच्ची को खेलते देखा और पास ही एक नागिन को पहरा देते पाया तो वो हैरान रह गए। जैसे ही बाबा फजल आगे बढ़ा, नागिन ने रास्ता दे दिया और खामोशी से सरक गई। ज़ैनब ने राबिया को सीने से लगा लिया और कहा, फजल, ये खुदा का तोहफा है, हम इसे पालेंगे। राबिया की ज़िंदगी अब एक नया रुख इख्तियार कर चुकी थी और वो बाबा फजल की छोटे से घर में रहने लगी, जो खुशबूदार फूलों से भरा रहता था। बाबा फजल उसे फूलों की पहचान, उनकी परवरिश और उनसे खुशबू कशीद करना सिखाता था, जबकि राबिया की तरबियत में ज़ैनब ने कोई कसर न छोड़ी और उसे इखलाक, सादगी और अदब का पैकर बना दिया। साल गुजरते गए और राबिया एक निहायत हसीन और बाअदब दोशीज़ा बन गई, जिसकी सादगी में एक अजीब सी कशिश थी, और वो रोज़ाना टोकरी में ताज़ा फूल सजाकर शहर के बड़े बाज़ारों और महल के बाहर बेचने जाती। एक दिन शहजादी उसवा का काफिला वहाँ से गुजर रहा था, जो ज़िद्दी मगर दिल की साफ लड़की थी। उसकी नज़र राबिया पर पड़ी, जो एक कोने में निहायत नफीस से गजरे बना रही थी, तो उसवा ने उसे करीब बुलाया और राबिया की गुफ्तगू और उसके सलीक़े ने शहजादी को मसहूर कर दिया। उसवा ने कहा, तुम्हारे फूलों में वो महक है जो मैंने आज तक महसूस नहीं की। जिस पर राबिया ने आजिज़ी से जवाब दिया, शहजादी साहिबा, ये मोहब्बत से सींचे गए फूल हैं, इसलिए उनकी महक पायेदार है। शहजादी उसवा ने राबिया को महल में फूल मुहैया करने के लिए मुकर्रर कर लिया और अब राबिया का रोज़ाना महल आना जाना शुरू हो गया।
جہاں ایک طرف اس کی دوستی شہزادی سے گہری ہوتی گئی، وہیں محل کی رنگینیوں میں اس کے لیے خطرات بھی جنم لینے لگے۔ محل کا شہزادہ ایان، جو اپنی بہادری اور سنجیدگی کے لیے مشہور تھا، اکثر رابعہ کو باغ میں کام کرتے دیکھتا اور حیران ہوتا کہ ایک معمولی پھول بیچنے والی لڑکی کا لہجہ اتنا شائستہ اور علم اتنا وسیع کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ایک شام جب رابعہ پودوں کو پانی دے رہی تھی تو ایان وہاں آیا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ تم صرف پھول نہیں بیچتی بلکہ دلوں کو جیتنے کا ہنر بھی جانتی ہو، جس پر رابعہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا کہ شہزادے، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، پھول تو مرجھا جاتے ہیں۔ اور رابعہ کے اس جواب پر ایان دنگ رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا جس کے پاس تاج نہیں مگر ایک عظیم روح ہے۔ محل کے دوسرے حصے میں شہزادی کی چچی فرزانہ اپنی بیٹی ثانیہ کے ساتھ غصے میں پیچ و تاب کھاتی تھی۔ فرزانہ کا خواب تھا کہ ثانیہ کی شادی ایان سے ہو جائے تاکہ محل کی ساری دولت اور طاقت ان کے قبضے میں آ جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادہ ایان ایک معمولی پھول بیچنے والی لڑکی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ امی، آپ نے دیکھا ایان کس طرح اس معمولی سی لڑکی کو دیکھتا ہے؟ ثانیہ نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ اگر یہ رابعہ یہاں رہی تو میرا مستقبل اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ فرزانہ کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی۔ فکر نہ کرو ثانیہ، اس رابعہ کو یہاں سے ایسے نکالوں گی کہ اس کا نام و نشان بھی نہ بچے۔ ایک غریب لڑکی کی مجال کہ وہ ہمارے راستے میں آئے۔ فرزانہ نے اپنے خاص ملازم مراد کو بلایا، جو نہایت سفاک انسان تھا۔ اسے حکم دیا کہ رابعہ جب شام کو اپنے گھر واپس جا رہی ہو تو اسے رستے میں ختم کر دیا جائے۔ رابعہ معمول کے مطابق اپنی ٹوکری اٹھائے جنگل کے رستے سے گزر رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مراد خنجر لے کے جھاڑیوں سے باہر نکلا۔ رابعہ خوف سے پیچھے ہٹی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تمہارا آخری دن ہے لڑکی، مراد نے خنجر لہلاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، زمین سے ایک خوفناک سرسراہٹ ابھری اور وہی کالی ناگن جو برسوں سے رابعہ کی حفاظت کا سایہ بنی ہوئی تھی، اچانک سامنے آ گئی۔ ناگن نے اپنی پوری قوت سے ایسی زوردار پھنکار ماری کہ مراد کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی دہشتناک شکل دیکھ کر مراد جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ رابعہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ منظر دیکھتی رہی۔ ناگن نے ایک لمحے کے لیے محبت بھری نظروں سے رابعہ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ گھر پہنچ کر رابعہ نے اپنے پالنے والے والدین بابا فضل اور زینب کو ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی ناگن ہے جو بچپن میں بھی رابعہ کی حفاظت کرتی رہی تھی۔ ادھر فرزانہ اپنی پہلی سازش کی ناکامی پر اور بھی تلملا اٹھی اور اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس نے محل کے باورچی کو دھمکی دے کر رابعہ کے لیے تیار کیے گئے خاص شربت میں زہر ملانے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن محل میں جشن کا پرجوش ماحول تھا۔ شہزادی اسوا نے رابعہ کو خاص طور پر دعوت دی تھی اور دونوں ایک ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ خادمہ شربت کی 2 گلاس لے آئی، ایک رابعہ کے لیے اور دوسرا شہزادی کے لیے۔ دور فرزانہ اور ثانیہ چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی رابعہ نے شربت پینے کے لیے گلاس اٹھایا، اچانک ایک کالی مکڑی، جو دراصل ناگن کی بھیجی ہوئی نشانی تھی، اس کے ہاتھ پر آ گری۔ رابعہ کا ہاتھ لرز گیا اور گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شربت فرش پر پھیلتے ہی اس سے کالا دھواں اٹھنے لگا۔ اتنے میں قریب کھڑا شہزادہ ایان فوراً آگے بڑھا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہے؟ اس شربت میں زہر تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا جب ایان نے تفتیش کا حکم دیا اور ڈر کے مارے باورچی فرزانہ کے قدموں میں گر کر سب سچ بتا گیا۔ لیکن فرزانہ نے اپنی چالبازی سے سارا الزام باورچی پر ڈال دیا کہ وہ رابعہ سے کسی پرانی رنجش کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یوں وہ بچ تو گئی، مگر ایان کے دل میں شک کا بیج بوئے جا چکا تھا۔
उधर गांव में राबिया का असल बाप हैदर बीमारी और पछतावे की आग में जल रहा था, क्योंकि नबीहा उसकी सारी जायदाद हड़प कर उसे नौकर की तरह रख चुकी थी और हर रात ख्वाब में सकीना उसे अपनी बेटी का पूछकर बेचैन कर देती थी। आखिर तड़प कर हैदर जंगल की तरफ निकला और उसी जगह पहुंच गया जहां उसने राबिया को छोड़ा था, जहां एक लकड़हारी ने बताया कि बरसों पहले एक बूढ़ा जोड़ा यहां से एक बच्ची को ले गया था। उम्मीद की एक किरण लिए हैदर शहर आया और पूछते पूछते बाबा फजल के झोंपड़े तक जा पहुंचा, जहां सहन में खड़ी राबिया को देखकर उसकी चीख निकल गई। वही नक्शोनिगार, वही मासूमियत जो सकीना की थी। बाबा फजल और ज़ैनब भी बाहर आ गए और हैदर उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर अपनी गलती का एतराफ़ करने लगा कि उसने लोगों के वहम और नबीहा के कहने पर अपनी बेटी को मौत के मुंह में छोड़ दिया था और अब सिर्फ माफ़ी का तलबगार है। राबिया का दिल तो फूलों जैसा नरम था। उसने अपने बाप को देखा, जिसकी आंखों में नदामत के आंसू थे, और उसे गले लगा लिया। पापा, जो हुआ वो किस्मत थी, मगर मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए। शहजादा ऐयान ने अब बाकायदा तौर पर राबिया के हाथ का सवाल बाबा फजल और हैदर के सामने रखा, और बादशाह सलामत ने भी राबिया की शराफत और किरदार देखकर इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी। फरजाना और सानिया अब पागल हो रही थीं। उन्होंने एक जादूगरनी की मदद लेने का फैसला किया। जादूगरनी ने उन्हें काला जादू बताया, जिससे राबिया की अक्ल मारी जा सकती थी। ऐन शादी की रात, जब राबिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी, फरजाना ने वो जादुई धुआं कमरे में फैलाने की कोशिश की, मगर वो भूल गई थी कि राबिया की मुहाफिज कोई आम हस्ती नहीं थी। नागिन महल की दीवारों के साथ रेंगती हुई राबिया के कमरे की खिड़की तक पहुंच गई। जैसे ही फरजाना ने धुआं अंदर फेंका, नागिन ने एक जोरदार फुंकार मारी और अपनी दुम की एक ही झटके से वो जादुई मटका फरजाना के ऊपर ही उलट दिया। फरजाना और सानिया पर इस जादू का उल्टा असर हुआ और वो दोनों वहीं ढिंडियानी सूरत में नाचने और चिल्लाने लगीं। उनका शोर सुनकर अयान, बादशाह और सारे दरबारी वहां जमा हो गए। जादूगरनी के असर में फरजाना ने अपनी जुबान से अपने सारे गुनाह, जहल देने की कोशिश और मुराद को भेजने का एतराफ़ कर लिया। बादशाह सलामत ने फौरन फरजाना और सानिया को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। नबीहा को भी गांव से पकड़कर लाया गया और उसकी सारी जायदाद जब्त करके राबिया के नाम कर दी गई। राबिया और शहजादा अयान की शादी निहायत धूमधाम से हुई। राबिया ने मलिका बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि बाबा फजल और ज़ैनब को महल के एक ख़ास हिस्से में बसाया और उन्हें वही इज्जत दी जो वालिदैन को दी जाती है। उसने अपने असल बाप हैदर को भी माफ़ कर दिया और उसे अपने पास ही रखा। वही काली नागिन जिसने वफा की मिसाल कायम की थी, महल के शाही बाग में सुकून से रहने लगी, जहां राबिया रोज़ अपने हाथों से उसके लिए दूध का प्याला रखती। महल अब साजिशों का गढ़ नहीं, बल्कि खुशबुओं का मरकज़ बन चुका था। राबिया की सच्चाई और नेकी ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी ही कांटे रास्ते में क्यों न बिछाए जाएं, फूलों की तकदीर में महकना ही लिखा होता है।